साथ ही इस वीडियो के अंदर हम 5वें अध्याय के बारे में बात कर रहे हैं और इस 5वें अध्याय के अंदर अल्पसंख्यकों के बारे में जो गोलवलकर ने कहा है उस पर हम विस्तार से साथियों चर्चा करेंगे। और गोलवलकर ये कहते हैं कि हमने अब पिछले जो अध्याय हैं उनकी चर्चा में ये सिद्ध कर दिया है कि ये जो हिंदू स्थान है ये हिंदुओं का स्थान है, ये हिंदुओं की भूमि है और ये भूमि हिंदुओं के फलने फूलने के लिए है। आगे वो कहते हैं कि अब सवाल ये है जो लोग इस भूमि पर रहते हैं मगर वो हिंदू नस्ल, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को नहीं स्वीकारते, इस पर गोलवलकर कहते हैं इस पर जो है संक्षिप्त में उत्तर देना होगा। ये जो सवाल है सवाल का उत्तर देना होगा। आगे वो कहते हैं कि जहां तक राष्ट्र का सवाल है ये जो लोग हैं वो इस राष्ट्र की परिधि से बाहर हैं और वो इस राष्ट्रीय जीवन में अपना कोई स्थान नहीं रखते। आगे वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहते हैं वे इस राष्ट्र के अंग तभी बन सकते हैं जब अपने विभेदों को पूरी तरह से समाप्त कर दें और राष्ट्र का धर्म, राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की भाषा को अपना लें और खुद भी पूरी तरह से जो राष्ट्रीय नस्ल है उस नस्ल के अंदर अपने आप को समाहित कर लें। ये बात गोलवलकर जो विदेशी नस्ल हैं उनके लिए कह रहे। वो विदेशी नस्ल कौन है? मुसलमान और ईसाई। ये दो विदेशी नस्लें हैं जिनको गोलवलकर विदेशी नस्ल कहते हैं, उनके लिए ये बात कह रहे हैं। ये हमको समझना है और ध्यान रखना है। आगे वो कहते हैं जब तक वे अपने नस्लीय, धार्मिक, सांस्कृतिक अंतरों को बनाए रखते हैं तब तक वो केवल विदेशी ही हो सकते हैं, इस राष्ट्र के हिस्सा नहीं हो सकते। तब तक वो विदेशी ही हो सकते हैं जो राष्ट्र के प्रति या तो मित्रवत हो सकते हैं या शत्रुवत हो सकते हैं। अब साथियों ये जो तथ्य है इसको ध्यान रखना है। ये जो मुसलमान और ईसाइयों के लिए कह रहे, बार बार मैं एक कह रहा हूं कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है हमारे देश के अंदर जो आरएसएस की अवधारणा में वो सिखों को अपने साथ जोड़ते हैं, बाकी जो विदेशी नस्ल में मुसलमान और ईसाई हैं उसके साथ में विचारधारा के रूप में वो कम्युनिस्ट विचारधारा जो है, मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है उसको विदेशी विचारधारा कहते हैं। इसलिए इनका जो जब जिनको विदेशी कह रहे हैं उसमें उसका अर्थ है कि मुसलमान और ईसाई, ये हमको ध्यान रखना है। और आगे कहते हैं कि जब प्रथम विश्व हुआ था उस समय जो राष्ट्र बने थे उस समय यही नजरिया अपनाया गया था जो वो कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि हालांकि इन राष्ट्रों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। आगे वो कहते हैं कि जो ये अजनबिया हैं, अजनबी यानी विदेशी, विदेशी यानी मुसलमान, ईसाई हमारे देश के हिसाब से, इन अजनबियों को राष्ट्रीय धर्म को राज्य धर्म के रूप में मानना होता है और सभी पहलुओं में राष्ट्रीय समुदाय में अविभाज्य रूप से विलीन हो जाना होता है। आगे दोबारा कहते हैं कि ये जो लोग हैं इनको सांस्कृतिक रूप से, भाषाई तौर पर उनको निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जो नस्ल के साथ एक हो जाना होता है और उन्हें निश्चित तौर पर वो जो राष्ट्रीय नस्ल है उसके अतीत को अपना लेना होता है और उसके साथ उनकी जो भविष्य की जो आकांक्षाएं हैं उनको साझा करना होता है। आगे वो कहते हैं कि संक्षेप में अगर कहें तो उन्हें राष्ट्र के साथ निश्चित तौर पर स्वयं को पूरी तरह से विलीन करके स्वाभाविक नागरिक बन जाना होता है। ये जो साथियों मैंने आपको अभी ऊपर समझाया, ये एक्चुअल जो गोलवलकर ने कहा उन्हीं की शब्दों में मैंने आपको बोला है। उन्होंने किताब में जो लिखा है, किताब के जो तथ्य हैं, वाक्य हैं जो मैंने पढ़ करके आपको सुना दिए अभी। इसका अर्थ है साथियों साफ तौर से जिसको हमको समझना है, ये गोलवलकर ने बहुत ही साफ तरीके से कह दिया मुसलमान और ईसाई तभी हमारे देश का हिस्सा बन सकते हैं जब वो पूरी तरीके से मुसलमान धर्म छोड़ करके
मुसलमान की संस्कृति छोड़ करके, धर्म छोड़ करके पूरी तरीके से हिंदू धर्म को अपना करके, हिंदू धर्म की नस्ल में, हिंदू धर्म की संस्कृति में, भाषा में, जैसे उर्दू छोड़ करके उनको हिंदी अपनाना है, संस्कृत अपनाना है, ये सारा अपना लेंगे तब जाके उस राष्ट्र के हिस्से बन सकते हैं। ये आरएसएस की अवधारणा है, ये गोलवलकर की समझ है जो इसकी किताब के अंदर उन्होंने सीधे तौर पे, साफ तौर पर कही है। आगे वो कहते हैं कि स्वाभाविक तौर पर इन राष्ट्रों के अंदर कोई विदेशी नहीं होता है, यानी कोई विदेशी यदि आ गए हैं तो उनको मूल नस्ल में जुड़ जाना है, और ऐसा प्रतीत होना है कि इस राष्ट्र के अंदर कोई विदेशी नस्ल नहीं है, कोई विदेशी विचार नहीं है, कोई विदेशी संस्कृति नहीं है, कोई विदेशी धर्म नहीं है, इसको सुनिश्चित करना है। आगे वो दोबारा लीग ऑफ नेशंस का उदाहरण देते हैं, जर्मनी का, और भी जगह जहां पर भी अल्पसंख्यक थे देशों में जब बंटवारे हुए वहां, और अल्पसंख्यक के बंटवारे के अंदर जो लीग ऑफ नेशंस ने जो रूल बनाए थे, उस रूल को जो है उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं थे, ये गलत थे, और कुछ देशों ने मानने से इनकार कर दिया था, ये भी उन्होंने समझाया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ देशों ने लॉजिक करके बताया था, जिसमें उन्होंने नस्ल की यही थ्योरी बताई थी जो गोलवलकर समझा रहे हैं। ये थ्योरी कह करके कुछ जगह लीग ऑफ नेशंस की जो विचार थे उसको मानने से कुछ देशों ने मना किया था, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इसलिए हम जो कह रहे हैं, हमारी जो थ्योरी है वो इस हिसाब से सही है, सही कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वो दोबारा फिर कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक के बाहर से आए लोग हैं, बाहर से आए लोगों को ही अल्पसंख्यक कहा गया है। तो जो ये अल्पसंख्यक हैं, इन लोगों को जो जनगण की प्रमुख आबादी है और जो राष्ट्रीय नस्ल है, उस राष्ट्रीय नस्ल की जो भाषा है, संस्कृति है, उसको अपनाकर और उसकी आकांक्षाओं को साझा करके और अपने विदेशी मूल को पूरी तरह से भुलाकर और अपने अलग अस्तित्व की चेतना को पूरी तरह से छोड़कर खुद को उस राष्ट्रीय नस्ल के अंदर विलीन कर देना होता है। ये अल्पसंख्यकों के लिए कह रहे हैं। और हमारे देश के अल्पसंख्यक कौन है? मुसलमान और ईसाई। मुसलमानों और ईसाइयों के लिए वो कह रहे हैं, ये हमको समझना है। आगे कहते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको राष्ट्र के रहमो करम पर और राष्ट्र की सभी संहिताओं और परंपराओं में बंधकर केवल एक बाहरी की तरह रहना होगा। आगे वो कहते हैं जो ऐसे लोग हैं, इनको किसी भी अधिकार या सुविधा तो छोड़िए, किसी विशेष संरक्षण का भी अधिकार नहीं होगा। आगे फिर कहते हैं ये जो विदेशी हैं, इन विदेशियों के लिए केवल दो रास्ते हैं, या तो वे राष्ट्रीय नस्ल के साथ में पूरी तरीके से समाहित हो जाएं, अपनी पुरानी चेतना को छोड़ दें, अपने पुराने धर्म को, संस्कृति को, विचार को, सब कुछ को त्याग कर राष्ट्रीय चेतना में समाहित हो जाएं और यहाँ की जो धर्म संस्कृति है उसको पूरी तरह से अपना लें, या फिर ये लोग जब तक राष्ट्रीय नस्ल उन्हें अनुमति दे वे राष्ट्रीय नस्ल की दया पर रहें, और जब भी राष्ट्रीय नस्ल की इच्छा हो तो उनकी इच्छा पर इस देश को छोड़ करके चले जाएं। और आगे वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक का जो समस्या है उस पर यही एक पुख्ता विचार है, यही एक तार्किक और इकलौता समाधान है। केवल यही समाधान राष्ट्रीय जीवन को सुरक्षित रखेगा और अविबाधित रखेगा। और आगे कहते हैं कि यही विचार राज्य के अंदर राजनीतिक जीवन के भीतर नए राज्य के रूप में पनपने से रोकेगा, और इस प्रकार से राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं,
उस सारा को छोड़ करके समाहित हो जाए। यदि वो समाहित नहीं होते तो इनका जो राष्ट्र है, जिस हिंदू राष्ट्र की ये बात कर रहे हैं, उस राष्ट्र के अंदर इनको इसके रहमो करम पर रहना पड़ेगा। और जब ये बोल देंगे, जब इनकी इच्छा होगी कि देश छोड़ के चले जाओ, तब इनको देश छोड़ के चला जाना होगा। इनको कोई अधिकार नहीं होंगे, इनका कोई संरक्षण नहीं होगा। तो ये समझ आरएसएस का है, जिसको हमको ध्यान रखना है। आरएसएस की पॉलिटिक्स में कोई भी ऐसा एक भी हिस्सा नहीं होगा जहां उनका टारगेट में मुसलमान नहीं आता है, ईसाई नहीं आता है, कम्युनिस्ट नहीं आते हैं। ये इनकी राजनीति के अहम बिंदु हैं, जिसको हमको समझना है। आगे और लिखते हैं गोलवलकर, जो ये विदेशी नस्लें हैं, निश्चित तौर पर इनको जो हिंदू नस्ल है, हिंदू धर्म और संस्कृति है और भाषा है, इसको अपना लेना चाहिए और इनको हिंदू धर्म का सम्मान और श्रद्धा सीखना चाहिए। और आगे कहते हैं कि हिंदू नस्ल और संस्कृति हिंदू राष्ट्र के गौरव गान के अलावा और किसी विचार को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। और हिंदू नस्ल में समाहित हो जाने के लिए अपनी जो पृथक पहचान है, इस पृथक पहचान को त्याग देना चाहिए। आगे वो दूसरा ऑप्शन देते हैं। पहला तो ये है, आगे कहते हैं, या वे लोग हिंदू राष्ट्र के अधीन बिना किसी दावे के, बिना किसी वरीयतापूर्ण व्यवहार के, यहां तक कि बिना किसी नागरिक अधिकार के रह सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन देते हैं वो। आगे कहते हैं, इसके अलावा उनके लिए और कोई दूसरा रास्ता अपनाने की छूट बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमको जो विदेशी नस्लें हैं, जो विदेशी नस्ल हमारे देश में रह रही हैं, उन्होंने हमारे देश को रहने के लिए चुना है। उन विदेशी नस्लों से ऐसे ही निपटना चाहिए जैसा हम कह रहे हैं, जैसा हम ऊपर कह चुके हैं। अब हमको एक बात समझ में आ रही है, जिसको आपको भी समझना है, कि कुछ जो आरएसएस के जो अति कट्टर लोग हैं, वो मुसलमानों को जबरन पकड़ के वंदे मातरम बुलवाते हैं, मार मार के वंदे मातरम बुलवाते हैं। उनका एक चिढ़ है कि यदि आप अपनी अलग पहचान रखते हो या कोई मुसलमान दाढ़ी और टोपी लगाए तो उससे वो बहुत भयंकर चिढ़ते हैं। उनका चिढ़ का कारण ये विचार है, उनकी चिढ़ का कारण ये विचार, उनके दिमाग में विचार डले हुए हैं कि मुसलमान जो है विदेशी नस्ल है और विदेशी नस्ल ऐसे नहीं रह सकते, इनको हमारे अधीन रहना है, इनको हमारा गुणगान करना है। अगर ये नहीं कर रहे तो वो जबरदस्ती करवाते हैं। तो ये विकृत सोच और विचार यहां से निकलता है, ये हमको समझना है। जो बहुत सारे अतिपंथी लोग हैं जो मुसलमानों को निर्दयता से मारते हैं, अखलाक को मार दिया और बहुत सारे मुसलमानों को मारते हैं, ये सारे वही लोग हैं जो मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए सामने आते हैं। जो आरएसएस की जो विकृत विचारधारा है, ये विचारधारा उनके दिमाग में ठूस ठूस के भरी जाती है। जिस व्यक्ति के दिमाग में ये विचारधारा बहुत ताकतवर तरीके से भर जाती है, वो मुसलमानों पर निर्दयता से हमले करते हैं। ये हमको समझना है साथियों। ये विचार से ही मनुष्य का मस्तिष्क जो है विकृत होता है, और जब मनुष्य का मस्तिष्क विकृत होता है तब वो हिंसा करता है। इसकी भी थ्योरी समझना है। यदि ये विकृत विचार मनुष्य के दिमाग में नहीं डाले जाएंगे तो वो हिंसा नहीं करेगा, ये हमको समझना है। इसी तरीके से मुसलमान जो आतंकवादी होते हैं, उनके अंदर भी इसी तरीके के विकृत विचार डाले जाते हैं और इन विकृत विचारों से उनको मरने के लिए तैयार किया जाता है और उनका माइंड सेटअप इतना ताकतवर बनाया जाता है कि वो अपनी जान को देने को तैयार हो जाते हैं। ये थ्योरियां हैं जिसको हमको समझना है। वो ये थ्योरी विचारों से पैदा होती हैं, मनुष्य को विचारों से लैस करते हैं, विचारों से लैस करके उस मनुष्य से कुछ भी करा सकते हैं।
तो ये सारी जो षड्यंत्र है इसको हमको समझना है साथियों। हमारे देश के अंदर जो आरएसएस का विचारधारा है, जिस विचारधारा का परिणाम हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान शुरू से हुआ है, और ये आइडियोलॉजी जब तक ये सोच लोगों के दिमाग में भरी रहेगी तब तक ये हिंदू मुसलमान का जो जहर है ये निकल नहीं सकता। हिंदू मुसलमान का दंगा फसाद हमारे देश में बंद नहीं हो सकता, ये बिल्कुल क्लियर है। ये इस विचार से जुड़ा हुआ तथ्य है, इस विचार से ये सारा जो अराजकता है वो पैदा होता है। और इस विचार को लोग आज बहुत ताकतवर तरीके से देश के यूथ नौजवान को अंदर दिमागों के अंदर आरएसएस ठूंस रहा है, आरएसएस भर रहा है। ये हमको समझना है और इस समझ करके इस विचार से कैसे निपटना है ये भी हमको दिमागी रूप से अपने आप को तैयार करना है। उसके आगे लिखते हैं कि हालांकि जो विश्व युद्ध हुआ उसके पहले की परिस्थिति अलग थी, मगर विश्व युद्ध के बाद जो नए नए राष्ट्र बने उन नए नए राष्ट्रों के अंदर अल्पसंख्यकों की जो स्थिति थी उसको इस तरीके से हल नहीं किया गया जैसा वो कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि हालांकि विश्व युद्ध के बाद बनाए गए नए नए राष्ट्रों में इस तरह का विलीनीकरण नहीं हासिल किया जा सका, ना ही निकट भविष्य में ऐसा कर पाने की उम्मीद है। अब एक लाइन जो लिखी है इससे साफ है कि लीग ऑफ नेशंस ने जो आखिरी के जो फाइंडिंग्स दी थी उसके अंदर जो राष्ट्र बने थे उसके अंदर ये जो नस्ल का जो विचार से जो लोकतांत्रिक देश थे उसके अंदर जब वो विलीनीकरण हुआ तो ये वाला फार्मूला नहीं लग पाया जो गोलवलकर बता रहे हैं, मगर ये फार्मूला हमारे देश में लगाने की वकालत कर रहे हैं वो। और वो कह रहे हैं वहां पर भी निकट भविष्य में इस तरीके की कोई संभावना भी नहीं है, मगर हमारे देश के अंदर इस तरीके की अराजकता का जो विचार है उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। ये हमको समझना है और हमको ये भी समझना है, इसी कारण से ये गोलवलकर हो चाहे सावरकर हो, इनके विचारों को राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व था उसके अंदर किसी ने इनके इस विचारों को माना नहीं। इसलिए हमारे देश के अंदर जब लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई तो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा आई और धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को डाला गया, धर्मों को राजनीति से अलग किया गया। तो हमको समझना है कि इनके इस विचारों को हमारे देश ने भी स्वीकार नहीं किया, मगर आज जब ये 70 साल बाद सत्ता में आए हैं आरएसएस के लोग, अब हमारे देश के अंदर इन विचारों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं जो लागू नहीं हो सकते हैं। इसको हमको समझना है। आगे वो कहते हैं कि लीग ऑफ नेशंस ने जो है इस विषय पर एक अलग से ही रास्ता पकड़ लिया और उसके आधार पर अल्पसंख्यक की जो संधियां हैं उसको सूत्रबद्ध किया, जिसको बाद में दुनिया का सार्वजनिक नियम कहा गया। और वो कहते हैं कि जो लीग ऑफ नेशन ने कहा है ये खतरा है, ये सही नहीं है। जो अल्पसंख्यक हैं कभी भी वो विघटन का रूप ले सकते हैं। उसके बाद कुछ उदाहरण भी बताते, कुछ देशों में कुछ विवाद हुए उनका उदाहरण देते हैं और आगे कहते हैं कि हमें सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो यही कहानी हमारे यहाँ दोहराई जाएगी। और आगे कहते हैं कि अल्पसंख्यक का जो समस्या का समाधान है हमारे देश के अंदर वो लीग ऑफ नेशंस का जो समाधान है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यकों को बहुत अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। इस कारण से जो हिंदू राष्ट्रीय जीवन है उसके सामने बिखराव का संकट आ गया है। आइए इस पर ध्यान दें और सावधान हो जाएं। अंत में फिर कहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उनको राष्ट्रीय जीवन की जो धार्मिक और सांस्कृतिक और भाषाई राजनीतिक के अधीन ही होना चाहिए और वे अपने पुराने जुड़ाव को पूरी तरह से खत्म करके राष्ट्रीय नस्ल में पूरी तरह से विलीन हो जाएं, या फिर वो राष्ट्रीय नस्ल से किसी भी प्रकार का अधिकार या अनुग्रह का दावा ना करें। तो अंत में दोबारा फिर वही बात बोलते हो। इस पूरे अध्याय में कम से कम 3-4 बार इसी बात को बार बार अलग अलग तरीके से गोलवलकर ने कहा है।
जिसका नतीजा सिर्फ यही है कि जो हमारे विदेशी हैं, जो हमारे देश के मुसलमान और ईसाई हैं, वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है। जब तक वो पूरी तरीके से अपना धर्म, संस्कृति, भाषा, अपनी यादें सबको छोड़ करके हमारे राष्ट्रीय जो हिंदू नस्ल है, धर्म है, संस्कृति है, उसको अपना नहीं लेते, उसमें विलीन नहीं हो जाते, तब तक उनको हमारे देश के अंदर किसी भी तरीके के अधिकार नहीं है, किसी भी तरीके की सहूलियतें नहीं है, किसी भी तरीके का संरक्षण नहीं है। जब राष्ट्रीय नस्ल चाहे तो इस देश से बाहर निकाल सकती है, उनको निकल जाना चाहिए। इस तरीके की सोच और अवधारणा के साथ वो बार बार इस बात को कहते हैं। तो ये साथियों इस अध्याय के अंदर गोलवलकर ने अल्पसंख्यकों के बारे में कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको हमको समझना है, जिसको हमको सुनना है, और इस बात को समझ करके आरएसएस का जो चरित्र है, आरएसएस का जो विचार है, आरएसएस का जो सोच है, इनकी सोच को पढ़ना है। इसी के तरीके की इनकी राजनीति है, हमको समझना। आने वाले दिनों में ये जो विचार है उसको नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे देश के अंदर लागू करने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। हमको समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारे मोर्चों पे उन्होंने तैयारी कर ली है। वो आने वाले समय में इसको ताकतवर तरीके से इस पूरे विचार को लागू करने की वो कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। देश के अंदर अराजकता हो, कुछ भी हो, देश का नुकसान हो, देश की जनता का एकता टूटे, कुछ भी हो जाए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। मगर एक बार आरएसएस इस पूरी अवधारणा को लागू करने का जबरन जबरदस्ती कोशिश जरूर करेगा, ये सुनिश्चित है। ये हमको समझना है। और ये खासकर से देश के जो हमारे देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के साथ हैं, जो देश के अल्पसंख्यक हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, ताकि जो आने वाले खतरे हैं उन खतरों को वो समझ सकें कि क्या खतरे आने वाले हैं, उस हिसाब से वो सतर्क रह सकें। इसलिए इस सारी चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी है आज के समय में, ये बात ध्यान रखनी है। और इसी के अलावा साथियों बहुत सारी किताबों का नाम लिखते हैं, कुछ राइटर्स का नाम लिखते हैं कि अल्पसंख्यकों के समाधान के लिए उस समय जो किताबें लिखी गई, उन किताबों को पढ़ें आप, तो और जानकारी आपको मिलेगी। ये बताते हुए ये अध्याय यहीं पे साथी खत्म होता है। तो इस अध्याय के जो प्रमुख तथ्य हैं, उन तथ्यों को मैंने आपके सामने रखा, जो गोलवलकर ने इस किताब के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से कहे हैं। तो अब ये अध्याय साथियों यही खत्म होता है। अगला जो 6वां अध्याय है उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो 6वें अध्याय में क्या है उसको जरूर सुने आप, ये मेरा निवेदन है। और अब इस वीडियो को साथी हम यहीं